वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 2 नवंबर 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड एंजॉय किया होगा। दिन की शुरुआत करते हैं वॉल्ट डिज्नी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप किसी चीज़ को सोच सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में एक सपना देख सकते हैं। सपना देखने का मतलब ये नहीं है कि नींद में आपको कोई सपना आया। सपना देखने का मतलब है कि आप उसको विजुलाइज अगर कर सकते हैं तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। विजुलाइजेशन जो है ये एक प्रकार का सीड है। और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन एक प्रकार की मेंटालिटी है। जैसे अगर आप समझे कि आप कैपेबल नहीं है, तो ये मेंटालिटी का इश्यू है, ये हमारी सोच का इश्यू है, ये रियलिटी नहीं है। राइट? रियलिटी ये है कि हम सबके अंदर पोटेंशियल हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। होप फ्लोट्स, फिर एक दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट फ्रांस, सेक्युलरिज्म के ऊपर बात करेंगे। फिर भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स की डेफिनेशन को समझेंगे और लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है होप फ्लोट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक एडिटोरियल है। सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक कमीशन की रचना की है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। राइट? तो नेशनल कैपिटल रीजन जो हैं उसमें लगभग दिल्ली के साथ 20 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। और ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ ये पूरा एरिया है। और ये एरिया इम्पोर्टेंट भी है, एज वी नो, कि हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमिक जोन है ये। कितनी सारी कंपनीज, कितने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमिक जोन है। लेकिन एक लंबे टाइम से हमने देखा है कि दिल्ली की बात करें, और दिल्ली हमारा कैपिटल है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होती है। मीडिया के कैमरास जो हैं वो उनके ऊपर फोकस होता है, दिल्ली के ऊपर। वरना मैंने तो आपको बताया था कि पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, वहाँ पर हमें ये स्टबल बर्निंग की वजह से एयर क्वालिटी जो है यहाँ पर बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया है, ये कमीशन जो है वो देखेगा कि कैसे दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्यों में एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके ऊपर फोकस रहेगा इस कमीशन का। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो हमने 5 राज्य, या फिर आप कह सकते हैं टेक्निकली 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनको रूल कर रही है, यानी कि सत्ता में है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मुझे लगता है कि थोड़े बहुत इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। ब्लेम गेम जैसी सिचुएशन के आपके राज्य में ये हो रहा है इसलिए हमारे राज्य में एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है, तो इस प्रकार की सिचुएशन भी हमें देखने को मिल सकती हैं। दिस आर द पॉसिबिलिटीज़। कमीशन के बारे में बात करें तो इस कमीशन में एक फुल टाइम चेयरमैन होंगे, और क्राइटेरिया यह है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट हों। दूसरी चीज़ कि जो कमीशन के दूसरे मेंबर्स होंगे उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होगी। और अलग अलग यहाँ पर जो मैंने 5 राज्यों के नाम बताए, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। तो एक एग्जांपल हो सकता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कैसे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसी प्रकार से ये 5 राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और एक फुल टाइम चेयरमैन होंगे। तो हो सकता है कि कंसेंसस से, डिस्कशन से और समझदारी से डिसीजंस लिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो ये पूरे बेल्ट के, या फिर ये जितने राज्य हैं और इनमें रहने वाले लोगों का इसमें भला होगा फॉर श्योर। ये एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगी, तो जो एनफोर्समेंट है वो राज्यों के ऊपर होगा। और ये जो ऑर्डिनेंस है इसके माध्यम से इस कमिटी को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी दिए गए हैं कि बहुत सारी जो स्टेट्स की बॉडीज़ हैं तो उनके पावर्स से भी ज़्यादा पावर्स जो हैं वो इस कमीशन के पास होंगे। लेकिन एनफोर्समेंट का काम जो है वो स्टेट्स का रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब क्लीन एयर जो है ये एक पब्लिक गुड है, एज वी ऑल नो। राइट? अगर कोई एक व्यक्ति पोल्यूशन करता है तो
हर एक व्यक्ति के ऊपर इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। और लेट्स से कि ज़्यादा लोग अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कुछ ना कुछ मदद करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते हैं, तो इससे सभी का भला होगा। If skilled workforce and new enterprises are reluctant to locate here on account of abysmal air quality, everyone loses economically. देखिए, दिल्ली की बात करें तो ये हमारे देश का नेशनल कैपिटल है, तो यहाँ पर दुनिया भर की एम्बेसीज जो हैं वो हमारे यहाँ पर हैं। अब दुनिया भर की एम्बेसीज यहाँ पर हैं, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, तो उनको भारत की सिचुएशन के बारे में, ग्रास रूट रियलिटी के बारे में पता चलता है। फिर आजकल का जो फॉरेन अफेयर्स हैं या फिर फॉरेन मंत्रालय जो हैं, अलग अलग देशों के विदेश मंत्रालय, तो इनका पहले जो काम था कोल्ड वॉर के टाइम पर कुछ अलग काम था। आज जो मेन काम है, उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि कैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करें। इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी जो है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भारत में आकर काम करना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, राइट। और आजकल एक और चीज़ है, दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो वो अपने लोगों को ऐसी जगहों पर काम करने के लिए नहीं भेजेंगे जहाँ पर उनकी हेल्थ को एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो आप सोचिए कि कितना सारा काम हमारे देश में नहीं आएगा, कितने सारे बिजनेसेस अपनी ऑफिसेस को यहाँ पर सेट नहीं करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड वर्ल्ड, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं, उनके लोग हैं, वो यहाँ पर क्यों आएँ? अगर ऐसी ख़राब एयर क्वालिटी हैं तो यहाँ पर कुछ पैसों के लिए लोग जो हैं वो अपने इम्पोर्टेंट एयर्स जो हैं उसको डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहेंगे। और कोविड-19 जो है, कोविड-19 ने हमें दिखा दिया है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर हम करेंगे तो इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी होगी। आज हम जंगलों को तबाह करके, स्पीसीज़ को डिस्ट्रॉय करके पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन इसकी इम्पैक्ट हमारे ऊपर आज नहीं तो कल देखने को मिलेगी। और यही हुआ है कोविड-19 के टाइम पे भी। कोविड-19 से पहले भी अगर आप देखें तो पिछले 2 दशकों में बहुत सारे ऐसे जूनोटिक डिजीज़, जूनोटिक यानी कि जो पहले वाइल्ड एनिमल्स में वो सारे वायरसेस, बैक्टीरिया थे, लेकिन आज वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं बिकॉज हमने ही ये जो दीवारें थी उसको तोड़ दी हैं। जो प्रोटेक्शन की दीवारें हैं, नेचुरल दीवारें जो थी, उसको हमने तोड़ दिया है। तो ये हमारे लिए एक लेसन है, और हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से अगर लाभ मिलता है, पैसों का लाभ मिलता है, तो वो टाइमिंग अच्छा लगेगा, लेकिन उससे कई ज़्यादा कीमत जो है वो हमें चुकानी पड़ेगी। तो आई होप ये कमेटी जो है ये एक नई आशा की किरण है, एंड लेट्स होप कि इस कमेटी से ये स्टबल बर्निंग या फिर इन जनरल जो पोल्यूशन का इश्यू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है, बिग दिवाली सेल इज़ ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है दिवाली 10, 17 नवंबर तक ही ये बिग दिवाली सेल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। कल हमने बात की थी, यानी कि इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन की थी कि कैसे फ्रांस में एक कैच-22 सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है और दूसरी तरफ कुछ धार्मिक भावनाएं हैं जिसको ठेस पहुंच रही हैं। वहाँ पर आतंकवादी हमले हुए, और लेटेस्ट जो हमला हुआ वहाँ पर जो एक नीस नाम का शहर है, वहाँ पर एक चर्च पर हमला हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी टॉपिक्स या फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट एरियाज़ को हमने टच कर लिया था। तो अगर आज आपका ये पहला दिन है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 31 अक्टूबर का जो लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। आज का ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, द नेचर ऑफ द रिपब्लिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इमैनुअल मैक्रोन, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने बताया कि जो पैटी हैं, पैटी यानी कि एक स्कूल टीचर थे, कुछ हफ्तों पहले एक 18 साल के लड़के ने उनकी हत्या कर दी। तो उन्होंने बताया, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि वो एक क्वाइट हीरो थे। पैटी जो हैं, जो स्कूल टीचर, वो एक क्वाइट हीरो थे, और वो अपने बच्चों को सिटीजन्स बनाना सिखाते थे, और फ्रीडम और रीज़न, ये सारी चीज़ें उनको सिखाते थे। तो आज हम देखेंगे कि फ्रेंच रिपब्लिक यानी कि फ्रांस जो देश है उसका
सेक्युलरिज्म को लेकर नेचर क्या है। सबसे पहले फ्रांस को लोकेट कर लेते हैं। यूरोप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। एज यू कैन सी दिस इज़ फ्रांस, इसका कैपिटल है पेरिस। क्लॉकवाइज अगर स्टार्ट करें तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, यहाँ पर एक अंडोरा है और स्पेन, इतने देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर है मेडिटरेनियन सी, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन, बे ऑफ बिस्के, और यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, और स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ये यूके और फ्रांस को अलग करता है। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल चीज़ें थी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रांस, और फ्रांस का जो एक सेक्युलरिज्म है उसको देखते हैं। फ्रांस के एक प्रेसिडेंट थे जैक चिराक, अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर के टाइम पर एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित किया था, और इस एक्सपर्ट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि सेक्युलरिज्म जो है वो एग्जैक्टली क्या है, कैसे इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, इसके बारे में एक इंक्वायरी की जाए। तो बर्नार्ड स्टैसी जो थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिसंबर 2003 में प्रेजेंट किया, और फ्रेश सेक्युलर लॉ जो हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने। और फ्रेंच नेशनल असेंबली यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट जो है, उन्होंने मार्च 2004 में नया रूल भी बनाया सेक्युलरिज्म को लेकर। 1905 से लेकर तब तक 2004 तक, लगभग 100 सालों तक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे सेक्युलरिज्म को लेकर, तो उसमें एक नया बदलाव आया बर्नार्ड स्टैसी के इस रिपोर्ट से। इसमें 3 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। एक तो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट, अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, कि हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम खुद तय कर सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इसकी एक छूट है फ्रांस में। सेकंड इज़ इक्वालिटी इन लॉ फॉर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीफ, राइट, कि आप जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो भी स्पिरिट का पाथ फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। न्यूट्रलिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर, इसको और गहराई से मैं समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स बनते हैं, ए, बी एंड सी, रिलीजन एंड इंडिविजुअल। एक व्यक्ति का और धर्म का जो रिलेशनशिप है वो, इसको आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 के साथ जोड़ सकते हैं। द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, राइट, इक्वालिटी इन लॉ फॉर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीव्स। द स्टेट यानी कि जो सरकार है, गवर्नमेंट, और इंडिविजुअल जो हैं उसका रिलेशनशिप, और सरकार का या फिर गवर्नमेंट का और रिलीजियन का रिलेशनशिप। तो जो पॉइंट यहाँ पर बी पॉइंट है, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी में ये है कि एक राज्य जो है, एक सरकार जो है, एक गवर्नमेंट जो है, वो सिटीजन को एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को एक सिटीजन, एक नागरिक के तौर पर देखेगी। उसका धर्म कोई भी हो सकता है, वो शायद किसी भी धर्म को फॉलो ना करें, लेकिन सरकार के लिए वो जो व्यक्ति हैं वो एक नागरिक हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं। यहाँ पर जो सी है, पॉइंट सी, तो उसमें यह है कि रिलीजन और स्टेट, धर्म और सरकार जो हैं वो 2 इम्पोर्टेंट या फिर 2 सेपरेट एरियाज़ हैं ह्यूमन एक्टिविटी के। दोनों की आवश्यकता है। रिलीजन की आवश्यकता है या नहीं है, ये इंडिविजुअल बिलीफ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन अगर हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो ऑफ कोर्स हमें एक सरकार की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार जो है वो बहुत सारे डिसीजंस हमारे लेगी। हम लेट्स से कि अगर आप शॉपकीपर हैं तो फिर आप सोसाइटी में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप हर रोज़ वक्त नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए सरकार होती है कि ये सारा काम जो है वो एक प्रकार का मैनेजमेंट जो है वो ये सारी चीज़ें संभाल लें। अब डोनाल्ड स्मिथ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के, उनका कहना यह है कि ये जो पॉइंट लेट्स से कि ये ए हैं, ये बी हैं और सी हैं, तो ये ए, बी और लेट्स से ए को यहाँ रखते हैं, ये 3 लाइंस हैं, तो यहाँ पर एंगल्स बनते हैं, राइट। हम जियोमेट्री के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ईजी है, डोंट वरी। ए और बी का इंटरेक्शन यहाँ पर होता है, ए और सी का यहाँ पर, और बी और सी का यहाँ पर होता है, राइट। अब ए और बी जो हैं वो तभी पॉसिबल हैं जब आप जब रिलेशनशिप जो स्टेट के साथ हैं, स्टेट और रिलीजन, ये अगर अलग नहीं है, ये पॉइंट नंबर सी अगर नहीं है, तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी,
उसके पीछे रीज़न ये है कि मान लीजिए कि कोई एक देश है जहाँ पर अ, धर्म और गवर्नमेंट दोनों एक साथ अगर काम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर धर्म को ज़्यादा, लेट्स से नेपाल, तो नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है। सऊदी अरेबिया जो है ये एक इस्लामिक देश है। और क्रिश्चियन देशों के नाम फ़िलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे बहुत, इज़राइल की बात करें तो एक ज्यूइश स्टेट है, राइट, यहूदियों का देश है वो। और ऑफिशियली भी सरकार जो है वो भी हमेशा यहूदी लोग ही वहाँ पर होते हैं। तो ऐसा कोई अगर देश है तो वहाँ पर आप सेक्युलरिज्म जो है वो वहाँ पर फल फूल नहीं सकता, वो एक ब्लॉसम नहीं हो सकता। तो फ्रांस में ये चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि ये तीन चीज़ें जो हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टेट और रिलीजन के, गवर्नमेंट और धर्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, वो दोनों अलग चीज़ें रहेगी। सरकार जो है वो जब भी धर्म की बात आती है तो सभी धर्मों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट की जाएगी। और हमारे देश में जैसे है फॉर एग्जांपल कि सरकार जो है वो धर्म में बदलाव कर सकती है, लेकिन धर्म जो है वो सरकार में बदलाव नहीं कर सकता। तो हमारा सेक्युलरिज्म जो है वो इस प्रकार का है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द सेंस कि अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो सरकार उसको रोक सकती है। अगर कहीं पर कोई लेट्स से कि बलि चढ़ाई जा रही है या फिर कोई ऐसी गलत प्रैक्टिसेस हो रही है, अगर कोई ऐसा कहे कि हमारे धर्म में तो 14 साल की लड़की जो हैं और लड़का जो हैं उनकी शादी अलाउड है, तो ये भारत में अलाउड नहीं होगा, क्योंकि भारत का लॉ क्या कहता है कि लड़कियों की एज जो है वो 18 और लड़कों की 21 शादी के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है कि यहाँ पर धर्म आपका कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, रिपब्लिकन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फिट नहीं होता है, तो फिर गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऊपर रहेगा। हमारे देश में सबसे ऊपर है तो कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो फ्रेंच लॉ अटेम्प्टेड टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल। फ्रेंच जो फ्रांस है तो उसने ये तीनों प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और वहाँ पर कई बार कहते हैं कि भाई आप जो एक स्कल कैप होती है वो नहीं पहन सकते, हेड स्कार्फ्स नहीं पहन सकते, तो ऐसा नहीं है। फ्रांस में ये चीज़ अलाउड है। फ्रांस में क्या अलाउड नहीं है कि अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो ना तो आप बड़ा क्रॉस गले में पहन सकते हैं, ना तो आप स्कल कैप पहन सकते हैं, ना तो आप हिजाब पहन सकते हैं। जब आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तब आप उसके बाहर निकलकर आपको जो पहनना है वो पहन सकते हैं, राइट। सेम थिंग गोज़ विथ एम्प्लॉयज़। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप ऑफिस के टाइम पर ये सारी चीज़ें नहीं पहन सकते। ये चीज़ फ्रांस में है। इसके अलावा आप कोई भी रिलीजियस सिम्बल्स जो हैं वो पूरे देश में पहन सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ऑफिस के टाइम पर और स्कूल के टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एंडोर्स नहीं करेगी। द स्टेट हाउएवर हैज़ टू मेंटेन एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी बिटवीन वन रिलीजन एंड अनदर। ये एक एब्सोल्यूट चीज़ है। अगर किसी भी देश में अगर वो सेक्युलर हैं और कोई एक धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए और दूसरे धर्म को इंपॉर्टेंस ना दिया जाए तो फिर वो सेक्युलरिज्म जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा और धीरे धीरे हमें वहाँ पर क्रैक्स देखने को मिल सकती हैं। फिर फ्रांस के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की बात है। आर्टिकल 1 की बात करें तो इट एश्योर्स द लिबर्टी ऑफ कंसाइंस, इट गारंटीड द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, द ओनली रिस्ट्रिक्शंस वेर डिक्रीड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जैसे मैंने अभी इंडिया का एग्जाम्पल लिया, राइट, आपको छूट है सारे धर्म को फॉलो करने की, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के विरुद्ध में अगर कोई चीज़ है तो फिर उसको स्टेट रोक सकता है। आर्टिकल 2 states that republic does not recognize either salaries paid or subsidies granted to any religious group। किसी भी धर्म को कोई चढ़ावा या फिर डोनेशन ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं दी जा सकती। स्टेटी रिपोर्ट जो है, स्टेटी रिपोर्ट ने सेक्युलरिज्म को डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन बताया है। और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स की बात करें, अगर कोई प्राइवेट स्कूल है फॉर एग्जांपल, राइट, तो उसमें भी ये है कि इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू योर पर्सनल बिलीव्स, ताकि हर एक व्यक्ति जो है मीन्स को ऐसा ना रहे कि इंस्टीट्यूशंस के आपने रूल्स बना लिए कि आपका इंस्टीट्यूशन सेक्युलर है, राइट। और सेक्युलरिज्म जो है वो कॉर्नरस्टोन है, तो आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी प्राइवेट स्कूल है तो फिर आप
सिर्फ मुस्लिम टीचर्स को ही रिक्रूट करेंगे या फिर सिर्फ यहूदी टीचर्स को ही रिक्रूट करेंगे या फिर मुस्लिम्स और यहूदियों को रिक्रूट नहीं करेंगे, ऐसा वहाँ पर अलाउड नहीं है। धर्म के नाम पर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसी गलत चीज़ें मीन्स ऐसे डिसीजंस और गलत चीज़ें नहीं कर सकते। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर गॉड का किसी भी जगह पर रेफरेंस नहीं है। भारत की बात करें तो मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे देश में कोई ऐसी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है जो धर्म को रेगुलेट करे, लेकिन जब कभी आवश्यकता होती है तब गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करके चीज़ों में कुछ बदलाव करती हैं और करती आई हैं। अब फ्रांस की जो सिचुएशन है, जो हमने कल डिस्कशन की थी कि फ्रांस में एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसकी बात हो रही है, जो चार्ली हेब्दो हैं उनका कहना यह है कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो बिलीफ है वो क्लैश हो रही है, मीन्स उनकी जो बिलीफ है उसके खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी और कैच 22 सिचुएशन है। अब फ्रांस में ऐसा भी देखा गया है कि फ्रांस में एक और चीज़ है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ के कैथोलिक बिशप को अपॉइंट करते हैं। इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस सरकोजी, तो उन्होंने भी विज़िट की थी पॉप की 2007 में, और जो फ्रांस में क्रिश्चियन रूट्स हैं उसके बारे में उन्होंने बात की थी। पॉप बेनेडिक्ट 16 जो हैं उन्होंने भी ये बताया था कि धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है एक व्यक्ति के जीवन के अंदर, और ये सारी बातें जो हैं ये निकोलस सरकोजी जो हैं उन्होंने क्रिश्चियनिटी की तरफ थोड़ा झुकाव दिखाया था, तो ये भी एक रियलिटी है। यूएसए की बात करें तो यूएसए में वैसे कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स स्टेट जो है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी व्यक्ति अगर आप वहाँ पर आपका जन्म हुआ है तो फिर आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी धर्म का व्यक्ति जो है वहाँ पर काम कर सकता है। ये यूएसए में छूट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो रियलिटी हैं वहाँ पर ये भी होती है, और ये हर एक देश में है, ऐसा नहीं यूएसए की बात कर रहा हूँ। यूएसए का एग्जाम्पल है कि चर्च यानी कि रिलीजन जो है, चर्च का मतलब यहाँ पर मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट क्रिश्चियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन। तो बहुत सारे ऐसे रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स के ऊपर रहता है, राइट, और ये हमारे देश में भी हैं और दूसरे देशों में भी हैं। और लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि 2011 में फ्रांस ने एक रूल निकाला कि आप पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अपना जो फेस है उसको ढक नहीं सकते। तो इसकी वजह से जो बुरखा हैं या फिर कोई हिजाब है फॉर एग्जांपल, तो ये सारी चीज़ें आप पब्लिक प्लेसेस में पहन नहीं सकते, और इसको लेकर वहाँ पर काफ़ी एक इश्यू भी क्रिएट हुआ था वहाँ की सोसाइटी में। और एक स्कॉलर हैं ओलिवर रॉय, उनका कहना यह है कि यूके में इस प्रकार का बैन नहीं है, और शायद इसकी वजह से यूके में ज़्यादा लोगों के ऊपर अटैक्स हुए हैं। अब ये थोड़ा आर्टिकल जो है लास्ट पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते ये थोड़ी क्लैरिफिकेशन, ऐसे कोई एविडेंस नहीं दे रहा है कि क्या अगर आप ये बैन, इस प्रकार के रूल्स अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या इससे आतंकवादी हमले कम हो जाएंगे। इसका कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ब्रिटेन के और फ्रांस के आंकड़ों के बारे में बात की है कि ज़्यादा अटैक्स हुए हैं ब्रिटेन में कंपेयर टू फ्रांस, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। बट एनीवे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो था या फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो था इस आर्टिकल का वो ये था कि ये जो ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया, जो यहाँ पर हमने जो डिस्कशन की, राइट, ए, बी और सी, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेस जो है वो है ये कि स्टेट और रिलीजन के बीच में एक डिवीज़न हो। अगर आवश्यकता रहे तो सरकार रिलीजन या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बदलाव कर सके, अदर वे राउंड नहीं होना चाहिए। कुछ देशों में रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो सरकार में दखल अंदाजी करते हैं, और इसकी वजह से उन सारे देशों की जो सोसाइटी है उसमें बहुत पक्षपात हमें देखने को मिलता है। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है। हैज़ बीन ओवर 2+2 मीटिंग हुई
और यहाँ पर इंडो पैसिफिक के बारे में डिस्कशन हुई और माइक पोम्पियो ने तो चाइना के ऊपर फुल फ्लेज्ड अटैक भी किया। मीन्स बातों के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है डेमोक्रेटिक नेशंस के लिए। भारत ने बेका साइन कर लिया है। इसका मतलब ये है कि यूएसए की जो डिफेंस और इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है वो भारत को मिलेगी। ये टू वे एक्सचेंज है, भारत को भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है ये भारत को मेंटेन करनी होगी। ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होगी भारत के लिए, क्योंकि दुनिया अब भारत को इस प्रकार से देखेगी और हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि दुनिया को ऐसा ना लगे, दूसरे हमारे मित्र देशों को ऐसा ना लगे कि हम यूएसए की टीम में जा चुके हैं। वैसे भारत ने कई बार बताया है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी जो है उसको मेंटेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर यूएसए और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे मेन रीज़न है चाइना जिस प्रकार से एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, इसकी वजह से दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। हाल ही में एस जयशंकर साहब ने अपनी एक किताब में ये लिखा था कि फ़िलहाल जो फ्लूइडिटी है, जो एक लचीलापन है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, तो भारत को क्विक डिसीजन लेकर जो कंटेम्प्रेरी टाइज़ हैं, जो हमारी आज के समय में जो हमारे रिलेशनशिप हैं जिन देशों के साथ अच्छे हैं, तो उनको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत और चाइना की बात करें तो रिलेशनशिप कभी भी इजी नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच में एक युद्ध भी हो गया, बहुत बार ऐसा हुआ है कि चाइना के सोल्जर्स हमारी टेरिटरी में आ चुके हैं। और भारत ने वुहान की मीटिंग की 2017 में, फिर इट वाज इन 2019 और 2018, आई थिंक 2018 में मुलापुरम की मीटिंग हुई जब शी जिनपिंग यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद भी चाइना का बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। SCO की बात करें तो वी आर पार्ट ऑफ SCO। इसमें रशिया और चाइना दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं और इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका है। तो अब भारत को एक बहुत ही बहुत अच्छी तरीके से अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स जो हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा कि हम यूएसए के साथ भी मित्रता रख सकते हैं और ऊपर से हम SCO के साथ भी मित्रता रख सकते हैं। भारत और रशिया के रिलेशनशिप जो हैं वो 2014 के बाद इतने कोई ख़ास, इतने बड़े कोई बदलाव हमें बड़े कोई पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिगड़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत वीकनेसेस देखने को मिल रही हैं। वैसे जो मीटिंग होती है हर साल रशिया के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर के बीच में, ये सारी मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हम उनसे खरीद रहे हैं, तो थिंग्स आर नॉट दैट बैड, लेकिन उतने भी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी ग्रोथ नहीं हो रहा है। राइट, एक जगह पर पहुंचकर हम स्टेबल हो चुके हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। फिर वेस्ट एशिया की बात करें तो भारत के रिलेशनशिप ईरान के साथ जो हैं उसको हमें रिवाइव करना चाहिए। राइट, ईरान हमें क्रेडिट पर ऑयल और सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था, तो हमें यूएसए को ये भी कन्विंस करना होगा कि हमें हमारा जो ईरान के साथ रिलेशनशिप है वो हम डेवलप कर सकें। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। अफ़गानिस्तान में हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पर अब तालिबान के साथ यूएसए ने बातचीत की शुरुआत कर दी है और भारत की पहले से पॉलिसी रही है कि हम आतंकवादी ग्रुप्स के साथ बात नहीं करते। तो इसमें हम क्या करेंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ए सिक्योर फ्यूचर फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्क का मतलब क्या होता है? पहले ऐसा था कि आप किसी ऑफिस में या फिर फैक्ट्री में जाते थे और वहाँ के फुल टाइम एम्प्लॉई आप थे, लेकिन आज के ज़माने में चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं। आप घर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं। तो ये है प्लेटफॉर्म वर्क। इसको कई बार गिग इकोनॉमी के साथ कंफ्यूज किया जाता है। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। प्लेटफॉर्म वर्क मीन्स ए वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड ऑफ ए ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप in which organizations or individuals use an online platform to access other organizations or individuals to solve specific problems or to provide specific services or any such other activities which may be notified by the central government in exchange of for payment। बहुत ही सिंपल हैं, ओला है, स्विगी हैं, बहुत सारा ऑनलाइन वर्क रहता है, वीडियो बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, राइट, म्यूज़िक बनाना, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि आप एक शॉर्ट टाइम के लिए किसी व्यक्ति के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और रिटर्न में आपको पेमेंट मिलता है। तो सरकार ने एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में ये लॉ आ रहा है और इसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं उनको एक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर देखा जाता था। कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनकी एक वो टेंडर फाइल करते हैं, बिड होती है और फिर वो या फिर अप्लाई करते हैं और उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन प्लेटफॉर्म वर्क जो है वो थोड़ा
अलग है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बात है वो ये है कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं उनको भी मिनिमम वेज मिले और उनको भी वेलफेयर बेनिफिट्स मिले, क्योंकि प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं उनके माध्यम से बहुत सारी ऐसी कंपनीज सर्वाइव होती हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप हाँ कि आप जितनी डिलीवरीज करेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन कई दिन ऐसा ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको कोई भी डिलीवरी ही ना मिले, किसी ने फूड ही ऑर्डर ना किया हो उस एरिया में, तो वो दिन आपका खाली नहीं जाना चाहिए। मिनिमम आपको कुछ पैसे तो मिलने ही चाहिए। और कुछ वेलफेयर बेनिफिट्स, जैसे कि अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर हैं ऑल द टाइम तो इंश्योरेंस आपको मिल गया, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस एक्सेट्रा, तो ऐसे बेनिफिट्स भी कंपनीज को देने चाहिए। ऐसी बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल में की जा रही है। ओंटारियो कैलिफोर्निया में ये लॉ हमें देखने को मिला। यूरोपियन यूनियन में भी इस प्रकार के लॉज जो हैं उसको इम्पोर्टेंस मिल रहा है कि जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको मिनिमम वेज और एटलीस्ट उनको कुछ सोशल बेनिफिट्स, सोशल वेलफेयर के बेनिफिट्स उनको मिले। और लॉकडाउन के टाइम पर, पेंडेमिक के टाइम पर पूरी दुनिया ने देखा कैसे ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज को डिलीवरी करने का काम किया है, अपने पर्सनल रिस्क उठाकर उन्होंने ये काम किया। तो और इसके साथ ये काम की वजह से ही ये कंपनीज जो हैं, प्लेटफॉर्म कंपनीज, ये सर्वाइव हो पाई हैं। मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम, व्हाट नॉट टू डू। अब यूरोप में एक फ्रेश वेव कोरोना वायरस की देखने को मिल रही है। यूके, फिर फ्रांस भी नवंबर में, पूरा नवंबर जो है वो लॉकडाउन में रहेगा, और जर्मनी, इटली, स्पेन में भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। भारत की सिचुएशन थोड़ी अच्छी है। डेली कोरोना वायरस के नंबर्स जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं, एक्टिव केसेस जो हैं वो 6 लाख से भी कम हैं। तो हमारे देश में सिचुएशन अच्छी है। लेकिन हमें एक चीज़ जो यूरोप से सीखनी चाहिए वो है पेंडेमिक फैटीग। पेंडेमिक फैटीग का मतलब ये होता है कि ये कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते लोग जो है वो थक चुके हैं, और जब लोग थक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मास्क नहीं पहनते। पहले जो घबरा कर लोग मास्क पहनते थे, घर के बाहर नहीं निकलते थे, आजकल हमने देखा है कि सिर्फ फाइन न पे करने के लिए वो मास्क पहनते हैं। और इसमें गवर्नमेंट का भी कसूर है कि गवर्नमेंट भी जो है वो इतना ज़्यादा अब स्ट्रिक्टली इन सारी चीज़ों को चेक नहीं कर रही है। तो हम देखिए लॉकडाउन तो अफोर्ड नहीं कर सकते यूरोपियन देशों की तरह, क्योंकि उनके पास ये वेल्थी कंट्रीज़ हैं, तो वो उनके पास पैसे भी हैं कि वो अपने सिटीजन्स को खाने पीने की चीज़ें, और अगर आपकी जॉब पर नहीं जाना है आपको तो 80% जितनी सैलरी भी दे देंगे। फॉर एग्जांपल यूके में ऐसा हुआ। लेकिन हमारा देश इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया के लोगों ने मास्क पहनना नहीं छोड़ा, और उसकी सरकार जो है साउथ कोरिया की, उन्होंने भी हर एक स्पाइक कहीं पर भी हुआ तो उन्होंने उसको मॉनिटर किया, देखा, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया। तो यही हमारे लिए बेस्ट है। आज तक हमने जो भी सीखा लॉकडाउन से तो यही है कि जितना हम प्रिकॉशंस रखेंगे उतना हम हमारे देश को बचा पाएंगे, राइट। अगर आप पेंडेमिक फैटिक के शिकार बन गए तो फिर यूरोप जैसी सिचुएशन हो सकती है, और वो हमारे देश के लिए तो पॉसिबल, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे उसको। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो जीएसटी का जो इनफ्लो है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है इन अक्टूबर। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, ये रिकवरी की एक साइन है। और इसके अलावा कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, प्लीज़ लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। एंड ऑल्सो आई इंसिस्ट के जो आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार पढ़िएगा भी ज़रूर, राइट। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन बिग दिवाली सेल इज़ ऑन, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। 17 नवंबर लास्ट डेट है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून विथ इंग्लिश वर्जन, और उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।